Hello students, I am Prachi and welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है डीएससी सब्जेक्ट लिटरेचर एंड वुमेन राइट्स के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं ड्यूस और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स पहले से कवर कर लेते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो भी इंग्लिश हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशंस के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। अगर तुम्हें ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 से 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल ही वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत होती है, यानी इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। एग्ज़ाम में अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। अगर आप एक सिंगल नोट्स लेते हो तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ है, एंड अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हो तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्ज़ाम है, वो अपने ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स लेने होंगे। एक नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। जैसे ही जिनके 7 सब्जेक्ट्स हैं उनको भी 6 नोट्स लेने हैं और एक नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स नहीं लेने तो आप लेक्चर्स वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं डीएससी सब्जेक्ट लिटरेचर एंड वुमेन राइट्स सबके मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे ड्यूस और एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। क्वेश्चन 1 देखो, हाउ डज द ऑनगोइंग वार इन ओशियन इन जॉर्ज वेल्स 1984 इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन? Does it lead to increased patriotism or a great willingness to make a sacrifice? Discuss. और वाला क्वेश्चन देखो, हाउ डज 1984 reflect the anxieties of its time, such as a fear of fascism and communism? हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओशिनिया में वार हो रहा था, क्या उस वार का प्रभाव वहाँ की जनसंख्या पे पड़ता है? क्या उनके अंदर देशभक्ति का भाव उनके चित्त में क्या आता है? एंड सेकंड बोल रहा है, हाउ डज 1984 रिफ्लेक्ट द एंग्जाइटीज ऑफ इट्स टाइम? उन समय लोगों को क्या चिंताएं थी, सच एज अ फियर ऑफ फैसिज्म एंड कम्युनिज्म? क्या उन्हें डर था फासीवाद का या समयवाद का? आंसर देखो, इंट्रोडक्शन। 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल प्रेजेंट्स a totalitarian society where the state uses perpetual war, propaganda and fear to control people. एक ऐसी सरकार जो हर टाइम प्लान बनाती थी युद्ध करने का,
और लोगों में एक डर बनाए रखती थी वो। लाइक जैसे कि अभी वार हुआ और उनके जो एनिमीज़ होते थे वो भी बार बार चेंज होते रहते थे और झूठी अफवाह फैलाई जाती थी जो वो युद्ध होता है कि वो सरकार वो जीत जाती है, बल्कि मतलब ये जो होता है एक तरीके से मतलब झूठ होता है। और जो इनका रूल्स होता है हर एक युद्ध के बाद वो बार बार चेंज होता रहता है, जिससे ये कि जो वहाँ की जो सरकार वो वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर डर बना रहे और इसी डर से सरकार उन लोगों को कंट्रोल कर सके। The ongoing war shapes public emotions and behavior. The novel as a whole reflects historical anxieties, especially fear of fascism, Stalinist communism, and political manipulation and during the mid-20th century. 1 minute. This introduced sets the base for how the war influences the population and how the novel mirrors the anxieties of Orwell's time. ये जो वार होता है वो और ऑरवेल के टाइम के डर को भी दर्शाता है, जैसे कि फांसीवाद, समयवाद, नियंत्रण और एटसेट्रा। ये देखो मेन बॉडी वार एज अ टूल ऑफ साइकोलॉजिकल कंट्रोल। जो वार था वो एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल था जो कि सरकार करती थी उन लोगों पे। The war in Oceanian is not a normal military conflict. It is an instrument of manipulation. तो सरकार वो बार बार ना युद्ध करती थी, ठीक है, और जिससे क्या होता था जो वहाँ के लोग होते थे, जो उनका दिमाग ना वो कंट्रोल में आ जाता था उनके, और बार बार वो ये भी अनाउंस करते थे कि उनकी जो सत्ता है वो जीत गया है। और बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो झूठी अफवाह फैलाते हैं ताकि जो लोग हैं उनके अंदर डर पैदा हो सके। ये देखो, The state uses constant announcements of victories and changing enemies to keep people emotionally charged and confused. वही बात है ना, जो सरकार होती थी वो बार बार युद्ध करती थी, जिससे जो लोग हैं वहाँ का उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहा। बार बार झूठी अनाउंसमेंट्स होती थी कि उनकी सरकार जीत गई है, उन्होंने एनिमीज़ को हरा दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और बार बार जब भी वो युद्ध होता था हर बार उनके जो एनिमीज़ होते थे वो बार बार चेंज होते रहते थे, जिससे ये होता था कि जो वहाँ की सरकार है वह लोगों को मतलब कंफ्यूज करती थी, ठीक है। सिटीजन्स आर पुश्ड इनटू अ स्टेट ऑफ फियर, एंगर एंड अ ब्लाइंड लॉयल्टी। जो वहाँ के लोग थे उन्हें मतलब ढकेला जाता था डर के अंदर, एंगर एंड अ ब्लाइंड लॉयल्टी, एक अंधविश्वास। Manufactured patriotism, public display like the 2 minutes hate create an atmosphere of forced patriotism। और मतलब फिर वो एक असेंबली रखते थे जहाँ पे सारे लोग आते थे और जितने मतलब जो युद्ध हुआ था और वहाँ पे जो दुश्मन थे वह उन्हें मतलब उनको नफरत करते थे, लाइक ऐसा दिखाया गया उसमें। People cheer for Big Brother and crush the enemy because they fear punishment, not because they feel true national pride। जो वहाँ के जो लोग थे वो सिर्फ बिग ब्रदर को शेयर करते थे, दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि उनके अंदर एक पनिशमेंट का फियर था उनके अंदर, नॉट बिकॉज दे फील ट्रू नेशनल प्राइड।
Thus, the war creates artificial and cost patriotism used for maintaining power. Increased willingness to make sacrifice, shortage rationing, and hardships are explained necessary for war. Citizens accept poor living conditions because they are told sacrifices are essential for victory. This willingness is not voluntary, it is created through propaganda and fear. जो वहाँ के जो जनसंख्या जो लोग होते थे वे अपनी पुअर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया करते थे. उनके अंदर सैक्रिफाइस जैसा कुछ ख्याल ही नहीं आता था. लाइक सोचना भी एक क्राइम होता था वहाँ पे सरकार के अकॉर्डिंग. आगे देखो. डिस्ट्रक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल थॉट. Constant war prevents people from questioning the government. Personal conscience becomes a secondary national emergency, reducing independent thinking. Purpose for questioning the government. जो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती थी वो इतना ज़्यादा उस वार में इतना ज़्यादा उस वार में बिजी होती थी कि वो उस जनता को टाइम ही नहीं देती थी कि वो उनसे क्वेश्चन पूछे. पर्सनल कॉन्शियस बिकम सेकेंडरी नेशनल इमरजेंसी, रिडक्सिंग इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग. और वहाँ पे मतलब सोचना ये सब बेकार माना जाता था, तुच्छ कह सकते हैं. The party uses war to eliminate personal loyalties like family, love, truth, replacing with them love with loyalty to Big Brother. जो वहाँ की सरकार थी उनके अकॉर्डिंग लॉयल्टीज लाइक फैमिली, लव, ट्रूथ रिप्लेसिंग विथ लॉयल्टी टू बिग ब्रदर. जो जितने भी होते हैं ना फैमिली, लव और ट्रूथ, इस सबको रिप्लेस कर दिया था बिग ब्रदर से. लाइक तुम सिर्फ बिग ब्रदर के लिए ही तुम लॉयल रहोगे, उनके लिए ही तुम्हारा प्यार है और उनके लिए तुम ये सब सिर्फ उनके लिए ही है. बाकी तुम किसी और के साथ अफेयर या ऐसा कुछ नहीं रख सकते तुम. रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एंड सैटिस्फैक्शन ओवरवेल विटनेस्ड फैक्सेट dictatorships in Europe. The novel reflects fear of mass rallies, cult of the leader, violent nationalism, propaganda used to control crowds. Big Brother resembles fascist leaders who demanded complete obedience. अब ये जो पॉइंट है ये बात करता है यूरोप की. जैसे वहाँ की जो वहाँ की जो सरकार होती थी वो मतलब कैसे अपना पूरा कंट्रोल रखती थी वहाँ की जनसंख्या पे, कैसे उन्हें वह डरा के धमका के रखती थी, अपने पूरे कंट्रोल में रखती थी. और उस टाइम यूरोप के टाइम के जो पनिशमेंट्स होती थी लाइक जैसे फांसी वगैरह. और द नॉवल रिफ्लेक्ट्स फियर ऑफ मास रैलीज. लाइक एक अकेला नेता होता था, नहीं मतलब बहुत सारे लोग होते थे, वह एक साथ एक जगह पर जमा होते थे, क्लट ऑफ द लीडर्स. और एक जो अकेला नेता होता था लाइक उसको भगवान की तरह पूजना होता था. वायलेंट नेशनलिज्म. उग्र और आक्रामक तरीके से देश को दिखाना. बिग ब्रदर रिसेंबल फैक्सेड लीडर्स हु डिमांडेड कंप्लीट ऑब्डिडेंस. और जो बिग ब्रदर होता था वो लोगों से पूरा ये मतलब हक मानता था कि वह जो बिग ब्रदर्स बोल रहा है वो उस चीज़ को फॉलो करे बिना कुछ सवाल पूछे. जो वो बोल रहा है उसकी बात मानो. वही चीज़ जो बिग ब्रदर बोल रहा है वही चीज़ वो वहाँ के जो लोग हैं वो करेंगे, उसका अगेंस्ट नहीं जा सकते वो.
reflection of historical anxieties, communism. The novel also shows Orwell's fears, tennis ideology. Fears like thought police, rewriting history, surveillance, elimination of dissent, mirror the abuses of totalitarianism, communist and regimes. The shifting alliance, Eurasia, Eurasia reflect Cold War style मैनिपुलेशन. और जो सरकार होती थी वह जनता पे पूरी तरीके से अपनी नज़र रखती थी. हर तरफ से शहर का जो कोना कोना होता था वहाँ पे उनके टेली मॉनिटरिंग लगे हुए होते थे. लाइक जो ऐसे टेली मॉनिटरिंग जो इंसान को उस पर नज़र भी रखते थे और साथ ही साथ जैसे जो वो लोग बात करते थे, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं ना वो दो लोग, तो वो जो वॉइस होती थी वो भी सुनाई देती थी उन्हें उस टेली मॉनिटरिंग के द्वारा. देखो, perpetual war as a political strategy. Orwell shows how governments can invent or extend wars to maintain control. Continuous war becomes a tool to keep population obedient, divert attention from poverty, justice, strict law. The mirrors real 20th century fears where war use it to gain political power. Overall shows how governments can invent or extend war to maintain control. ये पॉइंट ये बताता है जैसे जो सरकार होती थी कैसे वह बार बार युद्ध करती थी, बार बार उनके एनिमीज चेंज होते थे और इससे ये होता था कि जो वहाँ की जो जनता है वह उनके कंट्रोल में होती थी, कर पाते थे वो उन्हें कंट्रोल. कंटिन्यूस वार बिकम्स अ टूल टू कीप द पॉपुलेशन ओबीडेंट, डिवर्ट अटेंशन फॉर पॉवर्टी, जस्टिफाई स्ट्रिक्ट लॉज. और ये जो लगातार ये जो युद्ध हो रहा था वह वहाँ के जो लोग हैं उनका ध्यान हटा देता था, लाइक पुअर कंडीशन से और जस्टिफाइड स्ट्रिक्ट लॉ. दिस मिरर्स रियल 20th century fears where war used to gain political power. ये 20th century के उस टाइम को दिखाते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती थी वो वार को यूज़ करती थी एज अ पॉलिटिकल पावर, एज अ गेन टू पॉलिटिकल पावर. Conclusion. In 1984, the ongoing war does produce patriotism, sacrifice, but both are artificial enforced. Instead of creating unity, war becomes a weapon of oppression and psychological control. By presenting such a society, Orwell captured the deep anxieties of his time: fear, fascism, dictatorship, communist totalitarianism, and the muses of ideology warfare. ये जो वार है मतलब ये जो नॉवेल है वह बताता है कि लाइक जैसे जो सरकार होती है कैसे वह जनता पे अपना पूरा कंट्रोल कर सकती है. अगर तुम अपने हक के लिए लाइक अपने फ्रीडम के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, जो ये गवर्नमेंट होती है वो मतलब ऐसे ऐसे वो प्लान्स बनाएगी जिससे कि वह तुम पे अपना पूरा कंट्रोल कर सके. लाइक जैसे कि जैसे जो सरकार चाहती है तुम वही सोचोगे, वही करोगे, उसका अगेंस्ट तुम कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये पोएम यही बताती है अगर मतलब हम अपने फ्रीडम के लिए नहीं लड़ेंगे तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपना हक जमा सकती है, पूरा कंट्रोल भी कर सकती है हमें पूरी तरीके से. The novel remains wearing about how power manipulate and fear destroy truth, freedom, individuality. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
Write a short note on Atticus Finch or write a short note on Maycomb Country. आंसर देखो, इंट्रोडक्शन. Harper's lead to kill Mockingbird represents strong characters and vividly dispatched setting. Atticus Finch, the moral center of the novel, Maycomb Country, the fictional town together represent the theme of justice, prejudice, and the social values. Reading about other novels, understanding how the novel explores personal integrity and social involvement. Wait. हार्ट टू किल अ मॉकिंग बर्ड प्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड अ विविड डिस्पेक्ट सेटिंग. Atticus Finch, the moral center of the novel, and Maycomb Country, the fictional town, together represent the themes of justice, prejudice, and the social values. एक ऐसा नॉवल जो रिप्रेजेंट करता है justice को, prejudice, and the social values. Writing about other novels, understanding how the novel explores personal integrity and social involvement. यह नॉवल एक्सप्लोर करता है पर्सनल इंटेग्रिटी को एंड अ सोशल इन्वॉल्वमेंट. मेन बॉडी. Atticus Finch as the moral backbone, symbol of integrity. Atticus is portrayed as a lawyer who stands firmly for honesty, fairness, and women's dignity. Atticus एक ऐसे लॉयर है जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और वह हमेशा मतलब सच का साथ देते हैं लाइक. और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया इंसानों में लाइक तू हो रहा है, तू काला, लाइक ऐसा कुछ था नहीं उनके अंदर. वे बहुत अच्छे इंसान थे एक तरीके से. He believes that justice should not depend on race or a social status. Courage in defending Tom Robinson. फिर एक दिन क्या होता है, इनके पास एक केस आता है रेप को लेके. लाइक एक काला आदमी होता है और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है. लाइक गोरी लड़की होती है, उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया या रेप करने की कोशिश की. तो ऐसा ब्लेम लग जाता है उसके ऊपर. डिस्पाइट नोइंग द रेशियल bias of Maycomb, Atticus takes up to Robinson case. और जो Atticus होते हैं वो रोबिन्सम का केस ले लेते हैं. His decision reflects moral courage and his willingness to face criticism from society. और जब वो ये केस ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो Atticus के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर देखो आइडियल फादर फिगर. Atticus teaches Scott and Jem values like empathy. You never really understand a person until you consider things from his point of view. He guides his children through example rather than punishment. Atticus अपने बच्चों को समझाता है लाइक यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन यूनली यू कंसिडर थिंग्स फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम इस टाइम की बात करें तो Atticus बोलता है तुम एक इंसान को जब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते. मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें लाइक तुम जब तक एक इंसान को नहीं समझ सकते जब तक तुम उससे मिलते नहीं हो, लाइक उसका बिहेव नहीं जानते, बिना मिले उसको जाने समझे तुम उसको जज नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते, उसे समझ ही नहीं सकते.
He guides his children through example rather than a punishment. Voice of reason. In court and in personal life, Atticus speaks logic, compassion, and justice, making him a symbol of moral clarity in the novel. और जो एटिकस होता है वो सच का ही साथ देते हैं। और अगर आप इस नॉवल के एंड में देखोगे तो जो एटिकस होता है वो रोबिन्सन के केस को अपने अंडर लेता है। और फिर यह होता है कि जो उसका केस होता है और जो मतलब उसमें जो ब्लेम्स लगाए जाते हैं लाइक कि उसने एक लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया। और जब वो कोर्ट्स में जाते हैं, जब खड़े होते हैं जज के सामने, तो जो हमारे जज होते हैं वो टॉम रॉबिन्सन को बेगुनाह साबित कर देती है। लाइक उसके ऊपर ऐसा केस नहीं लगता, हट जाता है वो, क्योंकि हम किसी के कलर को देख के उस पर हम ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि तुमने ऐसा रेप किया होगा, लाइक ऐसा कुछ किया होगा कि एक लड़की के साथ हम नहीं बोल सकते उसको। जो वहाँ की जो जज होती है वो इस केस को वहीं ख़त्म कर देती है। ठीक है, कि देखो मेकॉम कंट्री एज अ सोशल बैकग्राउंड, स्मॉल साउथर्न टाउन। मेकॉम इज़ अ स्लो ओल्ड फैशन एंड कंजर्वेटिव एम्बल टाउन। यहाँ पे बात हो रही है एटिकस के टाउन के बारे में, जिसका नाम है अलम्बा टाउन। Its atmosphere is one of routine, tradition and community family. और अगर हम बात करें एटिकस की तो इनकी वाइफ नहीं है और ये अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। और इनके साथ इनकी मेड भी रहती है, जो कि वो उन बच्चों का ध्यान रखती है, केयर टेकर। डीपली रूटेड social prejudice. The town suffer from racism, class division, and rigid social expectation. The understatement of Tom Robinson shows how prejudice shapes a daily life. जब उन्होंने टॉम रॉबिन्सन का केस अपने अंडर लिया था तब उन्हें पता चलता है जो वहाँ के जो लोग हैं वह उनके बारे में कैसा सोचते हैं। मतलब एक इंसान की इंसानियत का पता चलता है। Close judgmental community. People know each other well, but they also gossip and judge quickly. यहाँ पे क्या होता है कि वह बोलते हैं लाइक सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें जज करते हैं क्योंकि उन्होंने एक काले आदमी का केस अपने अंडर ले लिया था। Families are often labeled for generations, such as the Evils and the Cunninghams. Symbol of the large American society, Macomb represents the racial tension and inequalities present in the American South during 1930s. अगर हम बात करें अमेरिकन साउथ की इन 30 सेंचुरीज, जो वहाँ पे कलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, भेदभाव होते थे वहाँ लोगों के अंदर। लाइक जैसे कि मान लो कि एक गोरा आदमी और एक काला आदमी, ठीक है, और वहाँ पे बोला जाता था लाइक जो गोरा आदमी होता है उसके अंदर ही सच्चाई होती है, उसके अंदर ही इंसानियत होती है। मतलब जितनी भी सारी अच्छी बातें होती है ना, वो सारी उसके अंदर ही होती है। जो काले आदमी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा था, उनके नज़रिए से ये सब देखा जाता था उस टाइम में। The events in the town highlight broader themes of injustice and moral struggle.
यह ये भी बताता है लाइक कैसे वहाँ पे कैसे उसको जस्टिस नहीं मिल पा रही थी और कैसे उनका मोरल स्ट्रगल्स था। कंक्लूजन, whether writing about Atticus Finch or Macomb County, both elements are essential to the novel message. ये नॉवल हमें क्या मैसेज देता है? Atticus represent individual morality, while Macomb represent society and prejudice. जब एटिकस ने उस काले आदमी का केस अपने अंडर ले लिया था, जब उसे क्या क्या सुनने को मिला था वहाँ के गोरे लोगों से, और ये एक इनइक्वालिटीज़ को भी बताता है। टुगेदर दे इल्यूस्ट्रेट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, मेकिंग टू किल मोकिंगबर्ड अ पावरफुल स्टडी ऑफ एथिक्स एंड वुमेन बिहेव। ये एक तरीके से एक इंसान के बर्ताव को दिखाती है और इनइक्वालिटीज़ को दिखाती है ये नॉवल। और ये भी बताती है जैसे कि जो गोरे लोग थे वो कैसे काले लोगों को देखते थे, लाइक उनका नज़रिया भी बताती है ये नॉवल। आगे देखो, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन 1984, इन व्हाट वेज डस ओरवेल embody that genuine freedom is impossible under the totalitarian rule. And next, how does the protagonist Winston Smith rebel against the government in 1984? आंसर देखो इसका। इंट्रोडक्शन, जॉर्ज ओवरवेल्स 1984 explores world ruled by totalitarianism regime where freedom is systematically destroyed. जॉर्ज वेल 1984 में हम क्या देखते हैं, जहाँ की जो सरकार होती थी वो पूरी तरीके से जनता पे अपना कंट्रोल रखती थी। वहाँ का जो फ्रीडम था, लोगों को जो फ्रीडम, जो उनका हक होता है फ्रीडम का, आज़ादी का, वो सब डिस्ट्रॉयड था वहाँ पे। द प्रोटोगनिस्ट विस्डम Smith represents the woman's desire for individuality, truth in a society built on oppression. Through Winston's small acts of rebellion, Orwell exposes how genuine freedom becomes impossible under a system that controls thought, language, history, and even emotion. Winston क्या बोलते हैं? लाइक वो बोलते हैं ऐसी कंट्री, भाई ऐसा स्टेट जहाँ की जो सरकार होती थी वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखती थी जनता पे, लाइक थॉट, लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड इवन इमोशंस। तुम सोच भी नहीं सकते फ्रीडम के बारे में। और ऐसे जो उनकी हिस्ट्री होती थी वो बार बार उन्हें रिपीट करते थे, लाइक जो पुरानी हिस्ट्री होती थी, जैसे उसमें लिखा होता था लाइक फ्रीडम वगैरह जैसे कुछ चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम की, जो वो फिर उस हिस्ट्री को वो रिपीट करते थे, बार बार रीराइट करते थे वो इन सब चीज़ों को। और इवन इमोशंस, लाइक हम किसी और इंसान के लिए लॉयल नहीं रह सकते, ठीक है, ऐसे रूल्स बना दिए थे उन्होंने। मेन बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रीडम in 1984, कंट्रोल ओवर थॉट, सोचने तक पे भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तुम सोच भी नहीं सकते। फ्रीडम बीइंग्स इन द माइंड बट द पार्टी डिस्ट्रॉयज इवन प्राइवेट थिंकिंग थ्रू थॉट, पुलिस एंड फियर। जो पार्टीज होती थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने, लाइक तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने एक डर भी बिठा दिया था उस इंसान के अंदर, लाइक सोच रहा भी एक क्राइम है, थॉट क्राइम, मेक इंडिपेंडेंस आइडियाज आइडियल, मेक इलीगल, मेकिंग रियल मेंटल फ्रीडम इम्पॉसिबल। सोचना भी एक तरीके से क्राइम था उस टाइम, ठीक है। जो
फ्रीडम था, मेंटल फ्रीडम भी इज़ इम्पॉसिबल। मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज, न्यू स्पीक reduce vocabulary so people cannot think frivolous thought. If there are no words for freedom or justice, the concepts themselves slowly disappear. जो वहाँ की सरकार होती थी वो पुरानी हिस्ट्री को ही रीराइट करवाती थी, जिसमें फ्रीडम जस्टिस जैसे कोई भी वर्ड्स नहीं होते थे, क्योंकि अगर ये सब वर्ड्स ही नहीं होंगे, जो न्यूज़ पेपर जो लोग पढ़ेंगे, जब उन्हें ऐसे वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे तो लोगों के दिमाग में फ्रीडम और जस्टिस जैसी कोई थिंग लाइक वो सोचेंगे ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। और जो सरकार होगी और वो और ज़्यादा कंट्रोल बनाने में सहमत हो जाएगी उनके ऊपर। Entration of history, the party constantly rewrites history. Citizens never know that what is true. वही बात है ना, वो रीराइट्स करती थी, पता ही नहीं चलता था जनता को कि सच्चाई है क्या। Without truth, people cannot form independent opinions. So freedom of understanding is lost. जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था तो उनके पास इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। जो फ्रीडम को समझने की जो वो होती थी ना क्षमता, मतलब वो खो चुके थे। लाइक सर्वेलेंस, लॉस ऑफ प्राइवेसी, टेलीस्क्रीन्स मॉनिटर एवरी एक्शन। जो टेलीस्क्रीन्स लगा रखे थे उन्होंने, टेलीस्क्रीन्स मॉनिटर इन एवरी एक्शन। हर कोने कोने पे टेलीस्क्रीन्स लगे हुए थे जो कि वॉइस भी सुन सकते थे, इवन देख भी सकते थे। लाइक जो ऐसे दो लोग खड़े हैं तो उन्हें वो चीज़ दिख भी रही है, इवन वो क्या बात कर रहे हैं वो तक भी उन्हें सुनाई देता था। कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस डिस्ट्रॉय द फ्रीडम एक्ट नेचुरली प्रॉस्पर्स पर्सनल रिलेशनशिप्स। कंट्रोल ऑफ इमोशंस, लव, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप are replaced by loyalty to big brother. इवन वो इमोशंस तक को भी कंट्रोल करते थे। लाइक तुम किसी के साथ लव, लॉयल्टी, अफेयर, फ्रेंडशिप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ रहेगी सिर्फ बिग ब्रदर के लिए ही रहेगी, बाकी किसी इंसान के लिए सब तुम नहीं कर सकते हो। तुम पर्सनल फ्रीडम कॉल्पेसिस वेर इवन इमोशंस आर पुलिस्ड। Overall message, overall implies that totalitarianism eliminates every dimension of women freedom, political, intellectual, emotional and moral. Under such a regime, genuine freedom cannot exist. जो सरकार थी उसकी तानाशाही ना हर एक पॉइंट पे होती थी। लाइक वुमेन फ्रीडम, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मोरल, ये सब एक तरीके से हट चुका था और सरकार का पूरा कंट्रोल था इंसान के ऊपर। फ्रीडम, जेन्युइन फ्रीडम एग्जिट ही नहीं करती थी, कैन नॉट एग्जिट अंडर सच ए रेजिम। जेन्युइन फ्रीडम कैन नॉट एग्जिट। आगे देखो, विंस्टन स्मिथ एक्ट सिल्बन, कीपिंग the diary, writing down with big brother is Winston's first conscious step against the party. जो विंस्टन होते थे वो एक डायरी लिखते थे फ्रीडम वगैरह के बारे में, जो कि अगेंस्ट जाता है उस पार्टी के। द डायरी symbolizes his desire to think freely. जो डायरी थी वो एक सिंबल था कि वह फ्रीली सोच सकता है उस चीज़ को, जो वो सोच सकता है वो उसमें लिख सकता है। जो वो सोचेगा तो लिखेगा ही ना। लव अफेयर विथ जूलिया, पर्सनल लव इज फॉरबिडन बिकॉज इट क्रिएट्स लॉयल्टी बियॉन्ड द पार्टी। अगर तुम किसी के साथ अफेयर भी कर रहे हो तो ये एक तरीके से अगेंस्ट जाता है उस पार्टी के। Winston's relationship with Julia becomes a form of emotional rebellion.
जो विस्टन और जूलिया का रिलेशनशिप था वो एक फॉर्म है इमोशनल रिबेलियन का, सीकिंग ट्रुथ। विस्टन सर्चेस फॉर रियल पास्ट, क्वेश्चनिंग पार्टी प्रोपेगेंडा। देखो, his visit to the people woman, his conversations with old men, and his curiosity show intellectual resistance. Joining the brotherhood, he blindly trusts O'Brien and believes in a revolutionary movement. जो ओब्रेन था वो भी उस पार्टी का ही एक हिस्सा था, उसी पार्टी में वो भी काम करता था, जिसपे जो विस्टन होता है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर जाता है और एक भाईचारा क्रिएट कर लेता है आपस में। ऑल थॉट मैनिपुलेटेड, दिस एक्ट रिफ्लेक्ट हिज होप फॉर कलेक्टिव रिबेलियन। एक आशा थी लाइक उसके अंदर। फिर क्या होता है, जो ये ओब्रेन है वो उसको धोखा दे देता है। वो ये सारा जो इनका फेयर वगैरह जो चल रहा होता है ये सब जाके बिग ब्रदर को बता देता है। ठीक है, ये देखो, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट पार्टीज वर्जन ऑफ रियलिटी, विंस्टन स्ट्रगल्स टू होल्ड ऑन टू ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स लाइक 2+2=4. For him, this becomes the final symbol of a mental freedom. आगे देखो कंक्लूजन। Thought, wisdom, personal rebellion, and the party crushing power overall illustrates that true freedom cannot survive under the Tolkien rule. Nadine Godimer used literature to explore how social systems, whether war or appetite, shape women's lives. In ABC and Utopia highlights education as a powerful weapon against conflict violence. In Emergency, Godimer shows how political struggles destroys the narrator's family life, revealing the deep emotional suffering of a black woman under apartheid. इसमें बताते अल्फ़ाबेट से वो बच्चों को जैसे जो वार वगैरह होते हैं ना, जो उसकी हिस्ट्री है उससे वो बाहर लाने में मदद करती है और उनको एक नई आइडेंटिटी देती है। और इन ABC एंड बी हाईलाइट एजुकेशन एज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस। और जो ABC एंटीडोट लाइक जो अल्फ़ाबेट्स है लाइक वो बच्चों को जो एनिमीज़ है उनके झूठ को समझने में हेल्प कर सकती है। लाइक एजुकेशन एज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। In Emergency, Godimer shows how political struggles को बताती है। डिस्ट्रॉय द नेटस फैमिली, जिसने डिस्ट्रॉय कर दी थी नेटस फैमिली को, रिवीलिंग द डीप इमोशनल सफरिंग ऑफ ब्लैक वुमेन अंडर एपेटाइट। इसमें ब्लैक वुमेन की सफरिंग्स को बताया गया, लाइक वो क्या क्या झेलती है वो अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों को। बोथ टेक्स्ट शोज हाउ इंडिविजुअल ट्राइज टू स्ट्राइव ऑपोजिट सर्क्यूमेंटेंस। ये जो पोएम है लाइक वो अपने अपने स्ट्रगल्स को दिखाती है, कैसे उसने सर्वाइव किया उन लोगों ने। मेन बॉडी इसमें भी है ABC एंटीडोट एजुकेशन रेजिस्टेंस, education as a path to awareness. Bia argues that education helps children understand the world beyond and for trauma. Knowledge gives them the ability to question violence instead of accepting it.
जो एजुकेशन है वो उन्हें नॉलेज देती है, लाइक एबिलिटी टू क्वेश्चन वायलेंस इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट इट। ठीक है, literacy empowerment, learning the alphabet become a symbolic. ABC stand for first step toward rebuilding identity. Literacy restores dignity and gives young survivors of a voice. जो एजुकेशन है, लाइक वो हमारी वो हमारी एक नई आइडेंटिटी बना सकती। लाइक अगर तुम पढ़ लिख जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में लग जाओगे, लाइक तो तुम्हारी एक अच्छी खासी पहचान बन जाएगी ना। तो वही सब। एजुकेशन ब्रेक द साइकिल ऑफ वायलेंस। Children affected by war are easily manipulated by armed groups. Education teaches critical thinking, helping them resist propaganda and exploitation. School as a safe spaces. Pia suggests classroom can become zone of healing. जो क्लासरूम है एक zone of healing है, where children feel secure, regain a sense of normalcy. एक ऐसी जगह, लाइक स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत सिक्योर फील करते हैं ना। और स्कूल में जो बच्चे होते हैं, लाइक उनकी जो इनोसेंस है, वो जो बच्चे हैं उनकी इनोसेंस वो वापस आ जाती है। स्कूल इज अ जोन ऑफ हीलिंग. This emotional stability protects them from falling back into violence. Hope for a peaceful future. Education creates future citizens who can rebuild their communities. Bia shows that learning becomes antidote not only to ignorance but conflict itself. Tool of appetite on a black woman. Background of a family life. The narrator's partner is imprisoned for a particular reason. A separation becomes a permanent condition, symbolizing how appetite destroys family structures. इस पोएम में क्या होता है, जो नरेटर का पार्टनर होता है वो किसी पॉलिटिकल रीज़न से किसी और सिटी में जाता है, ठीक है, और वो एक यूनियन कंपनी ज्वाइन कर लेता है जो कि अपने फ्रीडम्स के लिए और फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों के लिए सरकार से जस्टिस मांगती है. और सेपरेशन बिकम्स अ परमानेंट कंडीशन सिंबलाइजिंग हाउ appetite destroys family structures. जो एमरजेंसी होती है उसने सोच रखा था कि वो शादी करेगी उससे, मतलब उसके साथ रहेगी शादी करके, और इन लोगों की एक डॉटर भी होती है जिसने अपने फादर का फेस तक नहीं देखा होता सामने से. जब इनका डिस्टेंस हो जाता है, जब इन लोगों के बीच में और बातचीत कम हो जाती है, तो जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है. ठीक है. Emotional loneliness. The narrator experiences a deep loneliness. She waits endlessly for her lover. वो अपने पार्टनर का एंड तक वेट करती है. हर इमोशनल लाइफ इज सस्पेंडेड, showing how appetite steals personal happiness.
psychological burden. She cannot openly express her grief or anger. This emotional suffocation reflects the psychological violence black women face under apartheid. ये ब्लैक वुमेन के स्ट्रगल्स को बताते हैं, लाइक वो क्या क्या फेस करती है उस टाइम पे. Women bear double hardship. Black women suffered both racial oppression and social expectation to maintain the household alone. The narrator's work raises a child waits carrying the entire emotional, economic wealth or family. Endless waiting is a symbol. Her waiting for her the imprisoned lover becomes symbolic of the waiting for freedom in South Africa. It shows the slow, painful passage of a time for oppressed communities. Conclusion देखो, both ABC Antidote and Amnesty highlight the women's struggles against oppressive systems. ये जो दोनों नॉवल है वो हाईलाइट करता है वुमेन स्ट्रगल्स को उस सोसाइटीज़ के, वो जो सोसाइटी में जो रहते थे, लाइक अगेंस्ट ऑपोजिटिव सिस्टम्स. Bia offered education as a hopeful solution, a means to break the cycle of war, rebuild dignity. Godimer, in context, reveals the emotional and psychological scars left apartheid, especially on a black woman whose family lives are shattered. Together, the text shows that will oppression destroy resilience. Together, learning or endurance keep possibility of transformation. Together, the text shows that will oppressions destroy resilience. Through learning or endurance keep the possibility of transformation alive. बात करें ABC एंटीडोट की, लाइक जो ऐसी नॉवल लाइक जो बच्चों द्वारा बताई गई है एज अ स्टूडेंट, जो अल्फ़ाबेट है, अगर तुम पढ़ाई करते हो, तुम समझदार हो, ऑनेस्ट हो, लाइक you have ability to understand everything, so you can survive in every difficult situation. तो ऐसे इसमें बताया गया है, लाइक बच्चे होते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल वार वगैरह है, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनका जो ध्यान है वो उन सब चीज़ों पे नहीं जाता और उनको एक आइडिया मिल जाता है, लाइक जैसे अगर कोई भी एनिमीज वगैरह है तो उसको कैसे समझे, उसे कैसे हराया जा सकता है वगैरह वगैरह. तो इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए वह इस ABC एंटीडोट वाले टॉपिक को उठाते हैं. और इन एमनेस्टी वह बताता है एक ब्लैक वुमेन और एक वुमेन के फ्रीडम के बारे में, लाइक उसे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है, कहाँ रहना है, ये वो. तो इन सब चीज़ों को लिया गया है इसके अंदर. आगे देखो, व्हाट डज विंस्टन्स डायरी symbolize in the novel 1984. What does the Winston mean? He writes freedom is the freedom to say that 2 plus 2 make 4 if that is guaranteed all as follows. जो विंस्टन की डायरी है वो किस चीज़ को
सिंपलाइज करती है, लाइक, ठीक है। और जैसे जो बोलते हैं लाइक 2 + 2 = 4 एज अ फ्रीडम। और अगर हम बात करें ना एज अ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 + 2 = 5, तो वो 5 ही है। जैसे अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि जो चांद है लाइक वो दिन में नहीं आता, नहीं, वो दिन में आता है, वो रात में नहीं आता, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो दिन में ही आएगा, चांद रात में नहीं आएगा, ठीक है। वो कंट्रोल, जो सरकार है वो थॉट्स पे भी कंट्रोल रखती थी, हर चीज़ पे उसका कंट्रोल होता था ना। तो उसका मतलब जो वो बोल रही है तो उसी को तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो देखो, इंट्रोडक्शन। जॉर्ज ओवरवेल्स 1984 explores how totalitarian state destroys truth, individuality and freedom. Winston Derry becomes a powerful symbol of personal rebellion, independent thought, the struggle, preserve truth. जो विस्टन्स की डायरी होती है वो एक सिंबल बनती है, लाइक इंडिपेंडेंट थॉट का एंड स्ट्रगल टू प्रिजर्व ट्रुथ। वो डायरी, उस डायरी में वो सारे ट्रुथ वगैरह लिखता था और फ्रीडम के बारे में एंड स्ट्रक्चर। देखो यार, ही स्टेटमेंट freedom is the freedom to say that 2 + 2 = 4 captures the core message of a novel. Freedom beings with the ability to recognize, express objective reality. उसने क्या स्टेटमेंट दिया था? फ्रीडम इज द फ्रीडम, जो फ्रीडम है वो फ्रीडम ही है। इफ अगर 2 + 2 इफ से दैट 2 + 2 = 4, भाई वो 2 + 2 ही है, क्योंकि जैसे आज़ादी ही होती है, उसे ये हक तुम किसी इंसान से छीन नहीं सकते, ठीक है। विंस्टन डेरी एज अ सिंबल ऑफ रिबेलियन, फर्स्ट एक्ट of individual freedom, writing a diary in Winston first consequous step against the party. जो वो डायरी लिखता था उसका ये पहला स्टेप था उस पार्टी के अगेंस्ट। इट शोज डिजायर टू थिंक फ्रीली, इवन थॉट क्राइम इज पनिशेबल बाय दैट। वो फ्रीली सोच सकता था, ठीक है। इवन थॉट क्राइम इज अ पनिशेबल बाय दैट, जबकि सोचना भी एक तरीके का क्राइम था उस टाइम। Preservation of a truth. The diary represents Winston's attempt to record real memories in a world where history is rewritten. It becomes a tool to hold on to facts, emotions, experiences that the party tries to erase. The diary represents Winston's attempt to record a real memories in a world where history is rewrite. उसकी डायरी रिप्रेजेंट करती है रियल मेमोरीज को, जहाँ पे जबकि जो हिस्ट्री है वो रीराइट हो रही थी, ठीक है। इट बिकम्स अ टूल टू होल्ड ऑन टू फैक्ट्स, इमोशन, एक्सपीरियंसेस एंड द पार्टी ट्राइज टू इरेज। ये जो डायरी है वो होल्ड करती है इमोशंस को, एक्सपीरियंस को, जो पार्टी कोशिश करती है इन सबको हटाने की। सर्च फॉर आइडेंटिटी, राइटिंग हेल्प विंस्टन rediscover his inner self, which the party tries to suppress. The diary becomes a space where he can express forbidden emotion, doubts and hopes.
silent resistance or thought no one may ever read it. The act of writing itself rebellion. जो वो सब लिखता था कोई भी उसे रीड नहीं कर सकता था, लाइक ठीक है. इट इज वेस्टर्न वेज ऑफ सेइंग आई स्टिल एग्जिट माई थॉट्स मैटर. वेस्टर्न का जो तरीका था क्या बोलता है, लाइक कि मैं भी एग्जिट करता हूँ और जो मेरे थॉट्स है वो भी मैटर करते हैं. ठीक है. मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 make 4. फ्रीडम स्टार्ट्स विथ ट्रूथ. जो आज़ादी होती है सच्चाई के साथ शुरू होती है. ठीक है. विंस्टन बिलीव्स दैट इफ अ पर्सन कैन स्पीक द ट्रूथ फ्रीली, इवन अ सिंपल ट्रूथ, दे आर फ्री. ठीक है. द स्टेटमेंट symbolizes intellectual freedom, the ability to think without fear. The statement symbolizes intellectual freedom. ठीक है. The ability to think without fear. एक मतलब एक ऐसी एबिलिटी जहाँ तुम बिना किसी डर के सोच सकते हो, फ्रीडम वगैरह के हरे में. पार्टीज कंट्रोल ओवर रियलिटी. जो पार्टी होती है वो रियलिटी को भी कंट्रोल करती है. तो पार्टी ट्राइज टू मेक पीपल बिलीव. जो पार्टी क्या लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है. वट एवर डिक्लीज इवन दैट 2 + 2 = 5 इफ पॉलिटिकल रिक्वायर्ड. अगर सरकार बोल देगी 2 + 2 5 है तो वो 5 ही है. वो मतलब जनता को कोशिश करती है, लाइक विश्वास करो इस चीज़ पे. और उस कंट्रोल ही होता है उनका यार एक तरीके से. लाइक 2 + 2 = 5 तो 2 + 2 = 5 ही है. 2 + 2 = 4 नहीं हो सकता. लाइक फ्रीडम इज फ्रीडम नहीं, आज़ादी नहीं है. फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम. बाई कंट्रोलिंग फैक्ट्स द पार्टी कंट्रोल्स थॉट एंड रियलिटी. जो पार्टीज होती थी वो थॉट्स कंट्रोल करती थी उस साथ साथ. मतलब द पार्टी कंट्रोल्स थॉट एंड रियलिटी. ठीक है. रेजिस्टेंस अगेंस्ट मेंटल मैनिपुलेशन. विंस्टन इंसिस्ट्स दैट ट्रूथ कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अथॉरिटी. विंस्टन क्या उसको सोच क्या मैनिपुलेट करती है, वो ये मैनिपुलेट करती है दैट विंस्टन इंसिस्ट्स दैट ट्रूथ कैन नॉट बी चेंज बाय अथॉरिटी. जो सच्चाई है वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती. ही स्टेटमेंट रिजेक्ट्स द पार्टीज पावर टू रीराइट लॉजिक एंड फैक्ट्स. वो रिजेक्ट कर देता है. ठीक है. फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर फ्रीडम्स. इफ पीपल कैन डिफेंड क्या हो गया. इफ पीपल कैन डिफेंड द ट्रूथ दे कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट. Therefore, freedom to say 2 + 2 = 4 means the freedom to recognize objective reality, which becomes the foundation of all other rights. ठीक है. कंक्लूजन देख लो. Winston's diary, his statement about 2 + 2 = 2 are a deeply connected symbols. The diary represents personal truth, independent thought, and resistance to total control. The mathematical truth symbolizes the bordered idea. Thought freedom is impossible without right to think, speak, honesty. Orwell uses this symbol to warn that when a government controls truth, it destroys the very possibility of women freedom. भाई अगर जो सरकार है वो कंट्रोल करती है सच्चाई के ऊपर तो उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है एक वुमेन फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करने की. तो यही था इसमें. आगे देखो. हाउ डू यू थिंक द नॉवल 1984 राइजेस द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल फ्रीडम इन द एज ऑफ सर्विलेंस. और ज़रा देखो. एक्सप्लोर द रोल ऑफ सिम्बोलिज्म
of the Ministry of Love in the novel 1984? आंसर देखते हैं इसका. इंट्रोडक्शन. जॉर्ज ओवरवेल. Orwell's 1984 is a powerful exploitation of how totalism states destroy personal freedom through constant surveillance, fear, psychological control. Did George Orwell have 1984 का क्या है यार, सॉरी, ये नॉवल बताता है कि जो सरकार होती है लाइक वो कैसे अपनी तानाशाही से लोगों की जो पर्सनल फ्रीडम्स होती है ना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है. कैसे सर्विलेंस, फियर एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल. भाई जब हर शहर के कोने कोने पे टेली स्क्रीन मॉनिटरिंग लगा हुआ है, लाइक तुम जो बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब उसे दिखाई दे रहा है, तो एक तरीके से तुम उसे कंट्रोल में ही हो. The novel institution, especially the Ministry of Love, show how the party monitors not only action but thought and emotions. Through these elements, Orwell raises a warning about the dangers of losing freedom in a world dominated by surveillance technologies. भाई एक तरीके से एक वार्निंग दी जाती है, लाइक उन्होंने अगर ऐसे ही कंट्रोल वगैरह रहता रहा सरकार का तो जो हमारी फ्रीडम है, जो आज़ादी है, तुम एक तरीके से उसको पूरी तरीके से खो दोगे. ठीक है. मेन बॉडी पर्सनल फ्रीडम अंडर सर्विलेंस. टेली स्क्रीन्स मॉनिटरिंग एवरी मोमेंट्स. भाई जो टेली स्क्रीन्स मॉनिटरिंग थे वो हर जगह लगे हुए थे, लाइक एवरी मोमेंट पे. टेली स्क्रीन्स रिकॉर्ड बोथ साउंड, मूवमेंट, मेकिंग प्राइवेसी इम्पॉसिबल. जो टेली स्क्रीन्स थे वो दोनों चीज़ रिकॉर्ड करता था, साउंड भी और मूवमेंट भी, मेकिंग प्राइवेसी इम्पॉसिबल. इंडिविजुअल्स कैन नॉट स्पीक, एक्ट और इवन थिंक फ्रीली बिकॉज दे आर ऑलवेज बीइंग वॉचड. कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इवन फ्रीली सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हर समय हर वक्त निगरानी रहती थी उस सरकार की जनता पे. थॉट, पुलिस एंड फियर. विचार, पुलिस और डर. सर्वेलेंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड बिहेवियर टू थॉट्स. द फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय थॉट पुलिस डिस्ट्रॉय जेन्युइन इंडिविजुअलिटी. आगे देखो. लॉस ऑफ इमोशनल फ्रीडम. पर्सनल रिलेशनशिप्स आर monitored. Love, loyalty and friendship are treated as a crime. They are not directed toward Big Brother. जो लव, लॉयल्टी एंड जो पर्सनल रिलेशनशिप बनाना एक तरीके से लाइक वो भी क्राइम ही था इनके अकॉर्डिंग. लव, लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप आर ट्रीटेड एज अ क्राइम्स इफ दे आर नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड बिग ब्रदर. अगर तुम लव, लॉयल्टी या फ्रेंडशिप किसी और के साथ बनाते हो तो वो एक तरीके से क्राइम था इस टाइम. ठीक है. जो ये सब होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रदर के लिए होना चाहिए. अगर इनसे अलग है तो फिर तुम एक तरीके से उस क्राइम का पार्ट बन जाते हो. इवन विस्टन एंड जूलिया रिलेशनशिप कोलैप्स अंडर सर्विलेंस. जो विस्टन और जूलिया का रिलेशनशिप था वो भी उसके अंदर वो भी एक निगरानी में आ गया था. भाई दिख गया था उन्हें. कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स एंड हिडन कैमरास क्रिएट अ सोसाइटी वेयर सर्वेलेंस कंटिन्यूस इनविजिबल. Orwell suggests that when technology is used to watch people, personal freedom become illusion. Surveillance as a psychological gun, the knowledge of being watched forces people of a self-censor instead needing physical change. The party reels on a mental imprisonment. हर मूवमेंट में सरकार का कंट्रोल होता था. लाइक वो सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते फ्रीडम के बारे में. तुम उसके सरकार के अगेंस्ट तुम जा ही नहीं सकते. तुम हिल के दिखाओ वहाँ से, तुम नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते तुम.
रोल एंड सिम्बोलिज्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लव। मिनिस्ट्री ऑफ लव का देख लेते हैं। सेंटर टॉर्चर एंड पनिशमेंट। Despite its name, the Ministry of Love is the place where torture, brainwashing and execution occur. भाई ये punishment है यहाँ की, ठीक है। This contradiction symbolizes क्या यार ये? How the party twist language to hide the truth. Symbol of absolute power. No one enters the ministry of love you unless they are arrested. भाई कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता था। मतलब कि तुम सरकार के अगेंस्ट जाके किसी और इंसान से अफेयर नहीं कर सकते थे, सीधा सीधा ये मतलब है। Inside the party exert total control over the woman mind and body. जो पार्टी थी उसका पूरा कंट्रोल होता था वुमेन माइंड एंड बॉडी पे, ठीक है। इट सिम्बोलाइजेस द फाइनल स्टेज टोटलिज्म डोमिनेशन, ब्रेकिंग द वुमेन स्पिरिट। द पर्पस ऑफ द मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली टू पनिश बट टू डिस्ट्रॉय प्रेजर इनर फ्रीडम। भाई जो इनका वो था ना भाई मोटिव, पनिश करना नहीं था इनका, ये भी था कि इंसान का जो फ्रीडम होता है ना भाई उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, इनर फ्रीडम, अंदर की आज़ादी को भी ख़त्म करना। ओब्रेन ब्रेक्स विंस्टन लॉयल्टी टू जूलिया, प्रूविंग द पार्टी कंट्रोल्स इवन लव। जो विंस्टन था उसने तो भाईचारा बना लिया था ओब्रिन के साथ। भाई इन द लास्ट क्या होता है, जो ओब्रिन होता है उसको धोखा दे देता है, और जो विंस्टन जो लॉयल होता है जूलिया के साथ और अगेंस्ट जाता है पार्टी के, तो क्या होता है ये सब जो भी इसके जो सीक्रेट्स होते हैं ना विंस्टन के, जो ओब्रिन होता है वो जाके सरकार को बता देता है। Torture season force people to accept the party version of truth, even accepting that 2 + 2 = 5 if the party demands it. भाई अगर पार्टी ने बोल दिया कि टॉर्चर करते थे ना लाइक वो पीपल इंसानों को, जैसे कि उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो पार्टी बोल रही है कि 2 + 2 = 5 है तो 2 + 2 = 5 ही है, 2 + 2 = 4 नहीं हो सकता। The ministry embraces the attack of truth, logic and independent thought. Enforcement of loyalty to Big Brother. वो फोर्स कर देते तुम बिग ब्रदर के लिए ही लॉयल रहोगे। The ministry ensures that loyalty is not just public but internal. After torture, Winston loved Big Brother, showing the complete destruction of freedom. Conclusion पे आ जाओ उसके। Through the idea of constant surveillance and the terrifying power of the Ministry of Love, Orwell shows that personal freedom cannot survive in society where the government sees everything and controls society itself. ये लाइन बताती है जहाँ की जो सरकार है वो अगर वो हर चीज़ पे नज़र रखती है जनता के ऊपर, तो एक तरीके से जो फ्रीडम होता है ना वो एक तरीके से लॉस हो जाता है, ठीक है। जब सरकार कंट्रोल कर रही है तो कहाँ से तुम्हें आज़ादी मिलेगी। Surveillance destroy privacy, love, individuality and even the ability to think. वो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है। The Ministry of Love symbolizes the final victory, totalism, the transformation of human beings to obedient machines. भाई इंसान नहीं था वो मशीन हो गए थे उनकी तरह। तो लाइक कंट्रोल करो उसे, अपने मन से मन चाहा व्यवहार करो चिंता के साथ। Orwell's warning remains relevant today when surveillance expands freedom beings to shrink. Question 7 देखते हैं।
discuss how the Mekong reflect the racial and social tensions of the American South during 1930. और वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लोर द रोल ऑफ बो रैडली एज अ सिंबॉलिक फिगर इन द नोवेल टू किंग मॉकिंग बर्ड। बो रैडली एक बुजुर्ग आदमी था, ठीक है, जो एक हवेली टाइप के घर में रहता था। उसके घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा वगैरह होता था क्योंकि वो बीमार रहता था ना, इसलिए। देखो आंसर देखते हैं इसका। Harper's lead to kill Mockingbird uses the both setting Maycomb town and characters like Bo Radley to reveal the deep racial social inequalities of American South in 1930s. Maycomb represents society divided by class, race, while Bo Radley symbolizes misunderstood individual women whom society fears and isolates. Together, they show how prejudice shapes community life and women relationships. इसमें भी वही सब बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ की और भेदभाव वगैरह, ठीक है। मेन बॉडी पे आओ। मेकॉम एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ 1930s racial and social tensions, racial segregation, black and white communities live in separate worlds, वही भेदभाव वाला। टॉम रॉबिन्सन ट्रायल shows how racism control the legal system. No black man can accept justice. उनके वहाँ का भाई लीगल सिस्टम क्या आता है, जो जैसे कोई भी जो ब्लैक मैन है भाई उसको जस्टिस नहीं मिल सकता, ठीक है। ये था वहाँ का। rigged and class structure. Families are ranked socially. Finch family educated classes, उसकी फैमिली जो फिंच की फैमिली थी वो एजुकेटेड क्लास से बिलोंग करती थी, ठीक है। क्विंगमस पुअर बट रिस्पेक्टेबल, मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी लेकिन रिस्पेक्टेबल थी। एवल्स पुअर अब्यूजिव। African American community at the bottom. This division shows the deep social hierarchy of Southern society. आगे देख रहे prejudice as a everyday. Maycomb resident gossip, judge and make assumption based on race, class, family and background. Prejudice is not hidden, it accepted as a normal. वहाँ के जो मेकॉम के जो लोग थे वहाँ के, वो गॉसिप करते, जज एंड मेक assumption based on the race, मतलब जिसको जस्टिस कैसे मिलनी चाहिए उसके क्या यार क्लास के ऊपर, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। पर prejudice is not a hidden, it is accepted as a normal, ठीक है। Slow conservative society. Maycomb is described as an old tried town resistant to change. This symbolizes how the South had a tradition including racial discrimination. Tom Robinson's trial as a mirror of injustice. Tom's conviction despite strong evidence of innocence reflect racial injustice of the 1930s. जो टॉम रॉबिन्सन को भाई कौन सा केस में, क्या उसको एक फेक केस में फंसा दिया जाता है, रेप के केस में। जो गोरी लड़की होती है भाई उसके ऊपर केस डाल देती है, वो भी झूठा कि वो काला आदमी है ना, मतलब इसीलिए। और केस भी क्या होता है, रेप का केस, और उसने अटैक कर दिया था उस गोरी लड़की पे, ऐसा, ठीक है। और जो इन द एंड जो टॉम रॉबिन्सन होता है वो आखिरी में उसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है कोर्ट के
जज के थ्रू Macomb becomes a microcosm of Americans' larger racial problems. Bo Radley as a symbolic. The mockingbird symbolic. Bo represents the innocent, gentle people who are harmed by society prejudice. Like a mockingbird, he watches no harm, it becomes a victim of false rumors, victims of social misunderstanding. The town paints Bo as a dangerous figure without knowing him. जो वहाँ के टाउन के जो लोग होते हैं वो बो को मतलब एज अ डेंजर फिगर समझ लेते हैं बिना उसको जाने समझे. दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ सोसाइटी ऑफ्टन फियर बट इट डज नॉट अंडरस्टैंड. Context to evil in the society. Bo remains the kind, protective, especially towards Scott and Jem. जो बो होता है वो एक काइंड एंड प्रोटेक्टिव नेचर रखता है स्कॉट एंड जेम के लिए. ठीक है. स्पेशली टुवर्ड्स स्कॉट एंड जेम. हीज गॉडनेस स्टैंड कॉन्ट्रास्ट टू द क्रुएल्टी ऑफ कैरेक्टर्स लाइक बो एविल. Symbol of moral growth. Because Bo says that children Scout learn the lesson Atticus taught her. You never really understand a person until you consider things. फिर क्या होता है जो स्कॉट होता है लर्न्स द लेसन एक्टिकस थॉट. जो एक्टिकस की बात होती है वो लाइन उसको याद आती है. लाइक यू नेवर रियली अंडरस्टैंड अ पर्सन यूटिल यू कंसिडर थिंग्स फ्रॉम हीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. वो हेल्प स्कॉट डेवलप एम्पैथी. देखो बहुत एज अ product of a society prejudice. Just as a Macomb next game isolates black people, it in tallness isolates Bo. He symbolizes how society punishes those who are different. क्या होता था उस टाइम पे जो 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 इंसान डिफरेंट होता था उसको बहुत ही अलग तरीके से बिहेव होता था उसके साथ. लाइक जो गोरे लोग होते हैं वो कारे के साथ बहुत ही गंदा बिहेव करते थे उस टाइम. ठीक है. कंक्लूजन. both Macomb and Bo Radley reflect central theme of a Kill Mockingbird. ये सेंट्रल थीम से रिफ्लेक्ट करता है. मेकॉम एंड बो रेडली रिफ्लेक्ट सेंट्रल थीम ऑफ मॉकिंगबर्ड. आगे देखो. मेकॉम एक्सपोजेस द racial injustice and rigid social hierarchies of 1930s American South. Bo Radley symbolizes the innocence harmed by prejudice, showing how fear, ignorance isolate people. Together they reveal Harper's the message a society built on prejudice destroy justice, empathy and humanity. फिर टुगेदर दे रिवल हार्पर्स ली मैसेज. हार्पर्स इसका मैसेज क्या था? अ सोसाइटी बिल्ड ऑन अ प्रेजुडिस डिस्ट्रॉय जस्टिस, एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी. क्वेश्चन 8 देखो. एजुकेशन इज नॉट ओनली अ राइट बट दैट इन इट फैक्ट सेव्स द लाइफ सोर्स ऑफ अ सोसाइटी एंड इट्स पीपल. Analyze the story ABC undertaught in the light of his statement. Or how can education be a powerful tool to propagate as well as to fight against oppression and justice? आंसर देखो इसका. Introduction. Ismail Bia ABC undertaught highlights how education becomes more a basic right
more than a basic right. It becomes a lifeline for societies destroyed by war, oppression, and trauma. The story shows how learning protects children from manipulation and restores humanity. At the same time, education has two sides. It can empower people against injustice, but if misused, it can also propagate oppression. Thus, education shapes survival, identity, and the future of individuals and societies. Education shapes of the survival, the identity and future of individuals, societies. At the same time, education has two sides. एजुकेशन के टू साइड्स बताया गया है. इट कैन एम्पावर पीपल अगेंस्ट इनजस्टिस, बट इफ़ मिसयूज्ड, अगर हम उसी एजुकेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इट कैन ऑल्सो प्रोपगेट ऑपरेशंस. द स्टोरी शोज हाउ लर्निंग प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रॉयज ह्यूमैनिटी. ये स्टोरी बताती है लाइक जो लर्निंग है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है चिल्ड्रन को, उनके अंदर ह्यूमैनिटी, वो इनोसेंस लाने में. Ismail Bia, ABC Undertone highlight how education becomes a more than a basic right. जो एजुकेशन है वो मतलब कैसे बेसिक राइट से भी मतलब बहुत ज़्यादा है वो उस चीज़ से भी. इट बिकम्स अ लाइफ लाइन फॉर अ सोसाइटीज डिस्ट्रॉयड बाय वार, ऑपरेशन एंड ट्रॉमा. मेन बॉडी एजुकेशन एज अ लाइफ सेविंग force in ABC Undertone. Learning restores identity. Children in war zones lose family, memories and purpose. जो children war zone में थे लाइक वो अपनी मेमोरी खो चुके थे, फैमिली और अपने पर्पस को भी वो भूल चुके थे. लर्निंग द अल्फाबेट ABC becomes their first step toward rebuild identity. Education gives them a sense of a self beyond violence. Protection against manipulation. Armed group recruit uneducated children by feeding them lies. Education teaches critical thinking, helping children question violence instead of obeying it blindly. जो एजुकेशन है उनको सिखाता है सोचने पे, सोचने पे वो क्या फोर्स करता है. लाइक एजुकेशन टीच क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्पिंग, मदद करते हैं चिल्ड्रन को उस वायलेंस पे सवाल करने पे, या वो हेल्प करता है कि वो उस चीज़ों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे. लाइक ठीक है, इन दिस वे एजुकेशन लिटरली सेव लाइव्स. इस तरीके से जो एजुकेशन होती है वो ज़िंदगी को बचाती है. ठीक है, आगे देखो. Emotional healing stability. Schools open become safe spaces where children can regain trust, routine and hope. Emotional healing and stability. ठीक है, schools become safe spaces. जो स्कूल है वो स्पेस सेफ प्लेस बन जाते. ठीक है यार, सॉरी. स्कूल बिकम सेफ स्पेसेस वेयर चिल्ड्रन फिर से सीखते हैं लाइक ट्रस्ट, रूटीन एंड होप. लर्निंग हेल्प्स देम ओवरकम ट्रॉमा, इमेजिन एंड पीसफुल फ्यूचर. Recreating responsible citizens. BF argues that education shapes future adults who can rebuild society after conflict. Okay. Educated young people are less likely to return violence and more likely to contribute to peace. ABC as a symbol of new beginnings. जो अल्फाबेट है वो एक सिंबल है
ठीक है, नई शुरुआत का, न्यू बिगिनिंग। द सिंपल एक्ट ऑफ लर्निंग letters represents a deeper transformation from chaos to stability, from fear to confidence, from destruction to rebuilding. जो लेटर है वो डीपर ट्रांसफॉर्मेशन है, डीपर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चॉस टू स्टेबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू रीबिल्डिंग। आगे देखो, education as a tool against oppression and injustice. Awareness create a resistance. When people understand their rights and history, they become harder to oppress. Education exposes true nature of injustice, empowering people to challenge it. Promotes equality and social mobility. प्रमोट करता है इक्वलिटी को और एक सोशल मोबिलिटी को। एक्सेस टू एजुकेशन ब्रेक्स साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो एजुकेशन है वो ब्रेक कर देता है किसको? साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो मतलब मान लो जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन तो सुना ही होगा ना, तो वही मान लो, ठीक है। इट गिव्स marginalized group the tools to demand equality, builds unity, peace. Education teaches empathy, cooperation and respect. Education क्या सिखाती है? empathy, ठीक है, cooperation and respect also. These values weaken and hated the fuse oppression. Help voices reach the world. Literate individual can write, speak, organize and spread awareness. जो पढ़े लिखे होते लाइक वो कैन राइट, स्पीक, ऑर्गेनाइज एंड स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है। एजुकेशन अलाउस ऑपोजिट कम्युनिटीज टू टेल देयर स्टोरीज टू गेन ग्लोबल सपोर्ट. एजुकेशन कैन ऑल्सो बी मिसयूज्ड. जो एजुकेशन है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे प्रोपेगेंडा एंड इंट्रोक्रिशन. Oppressive governments can use school to spread lies. Controlled education create obedient regions who accept injustice as a normal. Distorted history. When the those in power change the textbooks and narratives, education becomes a weapon to justice oppression. Denial of education has a preventing communities, especially women minorities, from learning itself from a form of injustice. आगे देखो, conclusion. Whether in Ismail Bell, ABC Andy Todd or in a real societies, education is more than a women right. It is a life saving force, ठीक है, लाइफ सेविंग फोर्स है ये. डेट शेप्स अ पर्सनल हीलिंग, जो सेव रहता है एक पर्सनल हीलिंग, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. भाई अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो एक मतलब एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना तुम्हारा. एंड रेजिस्टेंस टू इनजस्टिस. बी आर शोज दैट लर्निंग कैन रिस्यूज चिल्ड्रन फ्रॉम वार एंड डिस्ट्रॉय होप इन अ ब्रोकन वर्ल्ड. At the same time, education becomes a powerful tool to fight oppression, provided it's a free, truthful and accessible. ठीक है. The education protect the life source of society by enabling people to think, question, rebut, ultimately ट्रांसफॉर्म देयर फ्यूचर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एक्सप्लेन द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इवन द नाइट and I need to take walk and clear my head about this.
Poem about why I can't go out without changing my clothes, my shoes, my body posture, my gender identity, my age, my status as a woman. Alone in the evening, alone on the streets, alone not being the point. और वाला क्वेश्चन देखो. But cagged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings clipped and his feet are tied to so he opens his thought to sing. आंसर देखो इसका इंट्रोडक्शन. Both poems explore the struggle for freedom and self-expression under oppressive circumstances. ये both poem एक struggle for freedom and self-expression under oppressive circumstances. The first poem reflects the limitation and constant self-monitoring imposed one woman in public spaces. सेल्फ मॉनिटरिंग से तो आप समझ ही रहोगे कि किस नॉर्मल नॉवल से बात कर रहे हैं, वही जॉर्ज ओवरवेल. द सेकंड पोएम कैच्ड बर्ड symbolizes the oppression of marginalized communities whose basic rights and freedom are restricted. In both cases, the poems highlighted how society restricts individuality, mobility, and voice, yet the women's spirit seeks expression. Main body parts का. The first poem, walking as a metaphor, gendered oppression. Hyper awareness of self. The speaker must change clothes, shoes, posture, and even consider her gender identity, age, and social status before stepping out. कहीं जाने से पहले भाई सब चेंज करता था, ठीक है. लाइक द स्पीकर मस्ट चेंज क्लोथ, शूज, posture, and even consider her gender identity, age, social status before stepping out. भाई जाने से पहले. लाइक this shows the pressure women face to conform to social expectation for safety, property. आगे देखो. Fear in public spaces. Walking alone at night, describe it as a challenge, emphasizing how people's spaces are gendered and unsafe. The poem points to social control over women's freedom in simple acts like walking. Not about physical appearance alone. The line alone not being the point suggests the oppression is about how women perceived and policed, not merely being alone. This reflects intelligent willingness imposed by social norms and threats. Border context for the poem reflect contemporary debates about women's autonomy, safety, and social interactions. It exposes how social expectation limit personal freedom and self-expression. Catchbird, symbol of oppression and hope. The catchbird is as a metaphor. The bird represents opposite individuals whose lives are restricted by systematic injustice. His wings are clipped and feet tied, symbolizing physical, social, and psychological constraints. Expressing freedom through voice. Despite the cage, the bird opens his thought to sing. Singing represents resistance, hope, resilience. The spirit refuses to be silenced. Shadow grave imagery. The stand on the grave of dreams, and shadow shouts or nightmare screams illustrate the pain, loss, and frustration caused by a peace.
The poem connects personal suffering to large social injustice such as a radical discrimination. Contextual message Maya Angel's poem highlights that even in captivity the oppressed seek self-expression and liberation. It serves an allegory for racial, social and political struggles where freedom is denied. जहाँ freedom पूरी तरीके से मर चुके थे. Both poems deal with tensions between freedom and social constraints. ये दोनों पोएम किस चीज़ से डील करती है? टेंशन बिटवीन फ्रीडम, सोशल एंड social content. The first poem shows how gendered oppression restricts everyday movement and identity. The second poem shows how systematic oppression limits opportunity and mobility but cannot fully silence the woman's spirit. Together, they emphasize that oppression affects both personal and collective lives, but resilience, awareness, self-expression remain forms of resistance. ये जो बहुत पोएम्स बताती है, ये जो पोएम्स होती है वो डील करती है फ्रीडम, सोशल कॉन्टेस्ट. अगर हम सिंपल वे में बात करें कि बहुत पोएम रिफ्लेक्ट्स करती है फ्रीडम को और इनइक्वालिटी ऑफ दिस टाइम और जो उस टाइम में जो वुमेन्स होती थी उनके लिए क्या क्या लिमिटेशन रखी हुई थी उस टाइम पे, वो चीज़ बताती है. और कैसे वो अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, उनके लिए लिमिटेशंस रख रखी थी ना, रूल्स वगैरह बना रखे थे. ठीक है, तो यही सब है इसमें. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द नॉवल 1984. द थीम ऑफ रेशियल इंजस्टिस द नॉवल टू किल मॉकिंगबर्ड. आंसर देखो. इंट्रोडक्शन. द बोथ जॉर्ज ऑरवेल 1984 purposely To Kill a Mockingbird explore how system control and prejudice shape women's thought and behavior. In 1984, language itself becomes a tool to limit thought through newspeak. To Kill Mockingbird, racial injustice dominates social life in Macomb, shaping fate characters like Tom Ray and Minzum. In 1984, language itself becomes a tool to limit thought through newspeak. And in To Kill a Mockingbird, racial injustice dominates social life, Macomb, shaping the fate to characters like Tom Robinson. Understanding these elements help grasp the novel's broader warning about oppression. इस जो बहुत नॉवेल है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था. इसमें क्या बात करते हैं जॉर्ज ऑरवेल, वही इसमें सरकार जो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है जनता के ऊपर अपना. और इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड इसमें क्या होता है जो इसमें जेंडर इक्वलिटीज़ वगैरह आती है. इससे जो टॉम रॉबिन्सन होता है उसके ऊपर कैसे झूठा केस लगा दिया जाता है, कैसे उसे फंसा दिया जाता है उस केस में, और फिर कैसे उसे रिहा मिलती है, ये सब है. ठीक है, आगे देखो. मेन बॉडी. रूल ऑफ न्यूज़स्पीक इन 1984. लिमिटिंग थॉट. सोचने पे भी लिमिटेशंस ला रखे थे. लिमिटिंग थॉट ना, वही न्यूज स्पीक reduces vocabulary so that words
of rebel dissent, or freedom cannot be expressed. Example: freedom is slavery illustrates how language twists logic and restricts independent thought. लिमिटिंग थॉट लाइक मतलब क्या होता था, जो वहाँ की सरकार होती थी वो रीराइट्स करवाती थी पहले की हिस्ट्री को, जिसमें फ्रीडम वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, तो उस चीज़ को वो रीराइट करवाती थी करंट में। और जिससे क्या होता था, जिससे ये होता था जो सरकार चाहती थी ना कि लोगों के दिमाग में ऐसा फ्रीडम वगैरह वाली चीज़ ना आए, तो इन सब चीज़ों के लिए वो रीराइट्स करवाती थी पुरानी हिस्ट्रीज वगैरह को। आगे देखो, कंट्रोल ओवर रियलिटी में भी कंट्रोल होता थी उनका। बाय कंट्रोलिंग लैंग्वेज द पार्टी कंट्रोल्स हाउ पीपल थिंक अबाउट रियलिटी। जो पार्टी थी उसका मतलब पूरा कंट्रोल था यार लोगों की सोच वगैरह सब पे। तुम उस पार्टी के अगेंस्ट जाके सोच ही नहीं सकते हो। इफ पीपल कैन नॉट articulate opposition, they cannot conceptualize or organize rebellion. Enforcing orthodoxy newspeak eliminates synonyms and stubborn distinctions, creating a single party approved worldview. Thought crime becomes impossible, verbalize making the population mentally obedient. Symbol of totalitarian power. Newspeak symbolizes that ultimate tool of oppression, shows how totalitarian regimes can dominate not just action but thought itself. आगे देखो, theme of radical injustice to kill a mockingbird. Social hierarchy and prejudice. Macomb society's racial divided, black citizens occupy the lowest status. जो मेकॉम जो वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो डिवाइडेड हो रखे थे, लाइक ब्लैक सिटीजन्स इधर है तो वाइट इधर है, तो ऐसे मतलब इनइक्वालिटीज़ वगैरह थी ना उस टाइम। तो यही सब रेसिकल स्टेरियोटाइप्स प्रिवेंट जस्टिस एंड इक्वालिटी. Tom Robinson trial. Despite clear evidence proving his innocence, Tom convicted slowly because he is black. The trial exposes the deep-seated racism in law, society and personal attitudes. जो टॉम रॉबिन्सन होता है, जब उससे पूछताछ वगैरह होती है तो वो उसके पास एविडेंस होता है, लाइक कैसे प्रूफ होता है उसके पास खुद को सही साबित करने का, प्रूफिंग ही सेल्फ इनोसेंस. टॉम इज कन्विक्टेड स्लोली बिकॉज ही इज़ ब्लैक. भाई वो की काला है ना, तो इतनी जल्दी उसकी कोई सुनता नहीं था. लोग उस पर ब्लेम ही लगाए जा रहे थे क्योंकि भाई वो काला है. तो यही सब ठीक है. आगे इफेक्ट्स ऑफ ऑन कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स. Affects community and individuals. Black residents are marginalized and their voices are dismissed. The story illustrates systematic discrimination, showing how racism poisons both justice and morality. Moral education. Atticus Finch teaches Scots and Jam about empathy and justice, emphasizing and racial prejudice in a social effort to be challenged. Atticus अपने बच्चों को सिखाता है empathy, justice, emphasizing and a racial prejudice is a social effort to be challenged. Symbolic lesson. Racial
injustice highlight the theme of that society often punishes the innocent, protects powerful based on race or class. It is a Sandal Harpers League critic of 1930s Southern America. Conclusion. In 1984, Newspeak represent the control of thought and the suppression of freedom through language manipulation. In To Kill a Mockingbird, racial injustice represents a social and legal oppression of marginalized group. Both elements show how oppressive systems, whether through language, law, or social norms, limit women's potential freedom and justice, making this novel enduring warning against abuse of power. In 1984, Newspeak represents the control of thought and suppression of a freedom through language manipulation. भाई अगर हम इनकी कंक्लूजन की बात करें दोनों नॉवेल्स की, तो जॉर्ज ऑरवेल में क्या होता था, सरकार कंट्रोल करती थी और रीराइट्स करवाती थी हिस्ट्रीज वगैरह को. न्यूज़पीक रिप्रेजेंट द कंट्रोल ऑफ थॉट एंड सस्पेंस ऑफ अ फ्रीडम थॉट लैंग्वेज मैनिपुलेशन. और अगर हम बात करें टू किल अ मॉकिंगबर्ड, तो इसमें क्या होता था, इसमें इनइक्वालिटीज थी कलर्स को लेकर, लाइक भेदभाव था रंग के ऊपर और कास्ट वगैरह के ऊपर. सबसे ज़्यादा तो कलर्स इनइक्वालिटी थी. into a kill mockingbird, racial injustice represent the social and legal oppression of a marginalized groups. Both elements show how the processive systems, whether through language, law, or social norms, limit women's potential freedom and justice, make thinking novels enduring warning against the abuse of power. सो यहाँ पे होते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अभी भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है. सो मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो. और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और ड्यू सॉल्व के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स. Till then, stay focused, study smart, or crush your exams. See you in the next video.